हेलो जिंदगी, मैं हूं प्रीति सिंह। योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि के अनुसार योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, यानी जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग है। हम देखते हैं कि हमारे मन में तरह तरह के भाव आते हैं, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी एक तरह से दुख हम पर हावी होता है, कभी अवसाद से हम घिर जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम इन तमाम तरह के भावों को अपने कंट्रोल में रखें, लेकिन ये करना मुश्किल होता है। लेकिन योग एक ऐसा मार्ग हमें दिखाता है जिसके जरिए हम इन तमाम तरह की वृत्तियों पर काबू रख सकते हैं, इन्हें कंट्रोल में रख सकते हैं। और इसके लिए क्या है सही उपाय, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है योग गुरु ललित मदान जी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनमोल त्यागी जी। तो ललित जी, आपने जैसा पिछले अंक में कहा था कि हम थोड़ा सा विराम देंगे, मैं कहूँगी अल्प विराम देंगे जी। जो योगासन हमने किए हैं, और अब थोड़ा हम प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इसके बारे में हमें बताएं। जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति चाहता है कि जो भाव उस पर हावी होते हैं वो उतने हावी ना हो, हालांकि ये सभी भाव हमारे लिए जरूरी भी हैं। बिल्कुल। लेकिन कब ये हमारे लिए नकारात्मक बन सकते हैं और योग कैसे हमें सही तरीका बताता है? जी, जैसे आपने शुरुआत में कहा, योगाश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और अगला ही सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब दृष्टा अपना असली स्वरूप देख पाएगा। और वह कैसे संभव है? जैसे रुके हुए पानी में ही आप अपने स्वरूप को देख सकते हैं। जो पानी में लहर है, जो पानी चल रहा है, उसमें आप अपनी दृष्टि को, अपनी छाया को भी नहीं देख पाएंगे। जो पानी स्थिर है उसमें आप अपने आप को देख पाएंगे। तो ऐसे ही जब हमारी वृत्तियाँ स्थिर होती हैं, निरोध हो जाता है उसका, हम अपने माइंड को सेंसेशन कर लेते हैं, उसके एक लेवल पे ले आते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हम अपने असली स्वरूप को जान पाते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। और उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो पहले के जो 5 अंग हैं उन्हें बहिरंग योग में कहा गया है और आखिरी के 3 अंगों को अंतरंग योग में कहा गया है। तो ये तो था महर्षि पतंजलि जी ने किस तरीके से साधना में जाना है। हमने आसनों का अंक पूर्ण किया, अल्प विराम, जो आपने सही शब्द प्रयोग किया, क्योंकि आसन लगभग 84 लाख हैं। हठ योग के कुछ ग्रंथों में किसी आसन में एक ग्रंथ में 15 आसनों की बात की जाती है, एक ग्रंथ में 32 आसनों की बात की जाती है। गिरण संहिता में 32 आसनों का वर्णन है, हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उसके आगे क्या है। आसनों के बाद प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए, परंतु हठ योग का एक जो ग्रंथ है जिसमें कहीं ना कहीं आसनों के बाद शोधन क्रियाओं की बात की गई है। शोधन का अर्थ हुआ साफ करना, सफाई करना। यहाँ हठ योग को समझाना जरूरी है, क्योंकि हठ योग हठ के साथ किया गया योग नहीं। हकार और ठकार 2 नोस्ट्रिल है, राइट और लेफ्ट के बैलेंस करने की स्थिति है हठ योग। सूर्य और चंद्र नाड़ी के ऊपर जो कार्य करता है, जो उनमें बैलेंस की स्थिति लाता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को परवाने की तैयारी करता है, वह हठ योग है, जब बैलेंस स्टेट आ जाए। बहुत साधारण भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें दर्शकों को ललित जी, तो हम शायद सांस लेते हैं और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमें सांस लेने का सही तरीका ही नहीं पता, और वो हमें योग बताता है। बिल्कुल, सांस किस तरीके से आनी चाहिए, सांस खुलकर आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। अक्सर लोगों में एक छोटी सी, आप देखते हैं आपके जीवन में भी कई बार, हमें हल्का सा जुकाम हुआ, हम क्या करते हैं, म्यूकस को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, बट वी हैव टू क्लीन द नोस्ट्रल। जितना हमारा नेसल पैसेज क्लियर रहेगा उतनी ही सांस को हम खुलकर ले पाएंगे। जरूर हम पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अपने आसपास ग्रीनरी बढ़ाएं, जिससे हम अपने वातावरण को शुद्ध कर पाएं। हम अपने खुद ही अपने वातावरण को दूषित कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व तैयारी, कुछ शोधन क्रियाओं की, कुछ ऐसे क्लींजिंग प्रैक्टिसेस की। यहाँ मंच नहीं है जिसमें हम जल के माध्यम से अभ्यास कर पाएं, जैसे जल नीति हो गया, सुत नीति हो गया, कुंजल क्रिया हो गया, वो यहाँ संभव नहीं है। परंतु वायु के मार्ग से, वायु के माध्यम से किस प्रकार शोधन कर सकते हैं, तो उनको सीखते हैं। आइए अब सबसे पहले आज के सत्र में कुछ 2 क्लींजिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ पे सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं ऐसी शोधन क्रियाएं जिससे हमारा नेसल पैसेज क्लियर होगा, फ्रंटल लोब क्लियर होगा, हम तैयार होंगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। परंतु उसके बाद भी कुछ ऐसे अभ्यास जो प्राणायाम से पूर्व तैयारी कहलाएंगी। तो क्या है आज के सत्र में? सर्वप्रथम हम जो अभ्यास करेंगे, इसको वात नीति के नाम से भी जाना जाता है। वात नीति, वायु के द्वारा क्लींजिंग, वायु के द्वारा नीति की क्रिया को करना। वात नीति को करने के लिए आपको किस स्थिति में बैठना है, कैसे बैठना है, वो साझा करेंगे। वात नीति को अलग अलग नाम से जाना जाता है, किसी जगह भस्त्रिका क्रिया के रूप में भी लोग कहते हैं, और संस्थान में हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ वात नीति के रूप में हम इसको करवाते हैं।
और किसी जगह पे इसको फायर ब्रीदिंग के रूप से भी जाना जाता है। तो नाम पर जाने के साथ साथ उसके भाव को भी जानिए। तो वात नीति के लिए सुख आसन, अर्ध पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आप देख सकते हैं प्रीति जी ने अर्ध पद्मासन लगाने की कोशिश की है, अनमोल जी पद्मासन की स्थिति को धारण करके बैठे हैं। आप मित्रों सुखासन में भी बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन जिसे हम कहते हैं, चौकड़ी मार के बैठना। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए जी। बाकी 3 उंगलियों को मिलाइए, हथेलियों का पिछला हिस्सा घुटने पर रखें, कमर को सीधा करें, शरीर के भार को पीछे की ओर करें, पेट और सीने के बीच में दोस्ती ना बनाएं जी, जिससे कमर सीधी रहे। अब ये शारीरिक तैयारी पूरी हुई। वात नीति करने की जो प्रैक्टिस है वो किस प्रकार करनी है, इसके 3 स्टेप में हम आज साझा करेंगे। पहला स्टेप, दीर्घ, जो नए अभ्यासी हैं उनको कैसी करनी चाहिए, परंतु सावधानी, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसको दीर्घ वाले स्तर पे कर पाएँ तो ठीक है, अन्यथा मत करिए। ठीक है, जिनको कार्डियक इशू है वो इसको सावधानी से करें, अन्यथा मत करिए। इसका लघु और मध्यम स्तर को ना करें, दीर्घ वाले स्तर को करिए, जिससे आपका नेसल पैसेज क्लियर हो, आप अगले अभ्यास के लिए तैयार हो पाएँ। तो आपको करना क्या है मित्रों, एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, ये कपालभाति का प्रोसेस है, परंतु यहाँ सांस भी तेजी के साथ लेना है और तेजी के साथ सांस छोड़ना है। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो क्या करना है, सांस को भरना है तेजी के साथ और सांस को तेजी के साथ खाली करना है। तो हम चाहेंगे आप लोग तैयार हो जाएं, दर्शकों को दिखाएं। सांस भरें, इनहेल, फोर्स के साथ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कंटिन्यू, एक्सेल। इस अभ्यास को आप शुरुआत में 10 से 15 स्ट्रोक्स, 10 से 15 आवृत्तियां करें और जब आपका ये अभ्यास हो जाए, इसी पेस को मेंटेन रखें अनमोल जी। इनहेल, एक्सेल, दीर्घ वाला भी। हाँ, अब पूरी तरह सांस बाहर करें, आंखों को बंद कर लीजिए प्रीति जी। पूरी तरह सांस बाहर, मौन, शांत। सिर वाले भाग में हो सकता है पहले चरण के बाद थोड़ा सा भारीपन आया हो, स्वाभाविक है, अक्सर ऐसा होता है। परंतु यदि आप रोज़ाना अभ्यास में इसको लाते हैं तो आप धीरे धीरे पाएंगे इससे ज़्यादा हल्कापन सिर में, मस्तिष्क में भागते हुए जो विचारों की रथ है उसमें इतनी जल्दी अंकुश लगे, इतनी जल्दी शांति की अनुभूति होगी, आप उसका अलग अनुभव करेंगे। अब इसका मध्यम स्तर, थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे क्योंकि ये तैयारी है फाइनल रूप के लिए। तैयार हो जाएं, गर्दन को हल्का सा ऊपर ले जाएं, चिन को स्लाइटली ऊपर करें और पेस को थोड़ा सा, गति को बढ़ाएं। स्टार्ट, पेस एंड स्पीड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 1 2 1 2 1। इसको बीज मंत्रों के साथ भी किया जाता है। कुछ जगह पे इसका बीज मंत्र का भी जाप किया जाता है, कुछ योग गुरुओं के द्वारा कराया जाता है, हम नाम नहीं लेंगे। कुछ इस प्रकार भी कराते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेने पर कुछ एक बीज मंत्र का जाप, छोड़ने पर अलग मंत्र का भाव जी। और विश्राम। एट द एंड यू हैव टू एक्सेल कंप्लीटली, रिलैक्स, डोंट इनहेल, फील द इम्पैक्ट। अपने आप बॉडी को, श्वास को, शरीर को धारण करने दें। अगर शरीर की आवश्यकता है, शरीर श्वास को पूरा दिन धारण करता है, 21,600 सांस आती है, तो अभी भी अपना शरीर अपने आप सांस को धारण करेगा जी। अब तीसरा और अंतिम चरण, आपके अगर सिर में भारीपन की अनुभूति हो तो आप रुक सकते हैं जी। शुरुआत में 15 से 20 स्ट्रोक ही करेंगे मैक्सिमम, धीरे धीरे आप 30, 40, 50 या 1 मिनट तक इसको ले जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। 1-1 मिनट के 2 राउंड तक आप अभ्यास में ला सकते हैं क्लींजिंग के लिए। इस अभ्यास का जो फाइनल स्वरूप है उसको हम करेंगे। यह अभ्यास आपके फ्रंटल साइनस और नेसल पैसेज को क्लियर करता है, जिससे आपकी सांस खुलकर आ पाती है एंड आप इसका अनुभव कर पाएंगे। तो गर्दन को हल्का सा ऊपर करिए और अब थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं। तीव्रता के साथ, गति के साथ सांस को लेना और छोड़ना कुछ इस प्रकार मित्रों, जैसे कोई लकड़ी काटने के लिए कोई आरी का प्रयोग कर रहा हो और एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसे ही ध्वनि यहाँ पे नासिका से श्वास लेने और छोड़ने की होगी। तो प्रारंभ करें। एक्सेल, मौन हो जाएं, गहरी शांति का अनुभव। और यकीन मानिए हम इतने से स्ट्रोक कर ले हमारा बोलने का मन नहीं होता है। अब यह था पहला हमारा अभ्यास आज के अंक में, वात नीति या भस्त्रिका क्रिया, या अगर हम कहें तो फायर ब्रीदिंग भी कहा जाता है। अब अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं, कपालभाति, विश्व भर में विख्यात है कपालभाति। इट्स नॉट कपाल भाती, रा का साउंड नहीं आता है। कपालभाति, कपाल वाले क्षेत्र को, कपाल यानी ये भाग, किसी जगह पे ये भी कहा जाता है, कपाल रंध्र क्रिया भी होती है अंतिम, जब मृत्यु के बाद
तो उस भाग की बात नहीं कर रहे हैं। कपाल को फोड़ा जाता है वो बात नहीं कर रहे हैं। कपाल क्षेत्र के बारे में बताने के लिए हमने ये सारी चीज़ें बात करी। कपाल भाग ये हुआ। भाती का मतलब होता है टू शाइन, चमकाना। कोई चीज़ तभी चमकती है जब साफ़ होती है। तो साफ़ करने के लिए कुछ वेगपूर्वक चीज़ आप वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो कैसे होगा? एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन से। आपको निरंतर लगातार श्वास छोड़ना है और छोड़ने पर पेट को धकेलना है, पेट की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए, और सांस लेने का कार्य शरीर अपने आप करेगा। त्रुटियाँ इसमें जो होती हैं, अक्सर देखा जाता है लोग कपालभाति को गलत तरीके से करते हैं और उसका नकारात्मक इम्पैक्ट लेते हुए चेहरे को टाइट करते हैं, कंधा उठाते हैं, कंठ का प्रयोग करते हैं, शरीर को बहुत हिलाएंगे। तो इस प्रकार की त्रुटियों से बचिए। कपालभाति का सही स्वरूप क्या है, आइए देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं। नाभि के निचले भाग पे दबाव देते हुए पहले आपको पेट को धकेलना है। आंखें बंद करिए, कमर सीधी करिए, श्वास भरें और स्टार्ट एक्सेलेशन। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। देख पा रहे हैं कितनी सहजता के साथ चेहरा सहज है, पेट हल्के भाव के साथ धकेला जा रहा है। जिनको कमर से संबंधित विकार है, पेट को बहुत फोर्स के साथ नहीं धकेलना है। अल्सर है, हर्निया है, अवॉइड कीजिए। हाइपरटेंशन व्यक्ति इसको हल्के स्ट्रोक के साथ करें या अवॉइड करें। कपालभाति क्रिया पेट से संबंधित विकार को दूर करने में मदद करती है, परंतु सावधानी के साथ करना चाहिए। और शोधन क्रियाओं में ये कपालभाति क्रिया आती है। इट्स नॉट अ प्राणायाम। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, चा कपालभाति षटकर्माणी, ये सूत्र है। गहरा सांस बाहर करें, एक्सेल एंड रिलैक्स। तो 6 शोधन क्रियाओं की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, धोती है, बस्ती है, नीति है, नौली है, त्राटक है और कपालभाति है। तो कपालभाति क्रिया शोधन क्रियाओं में आती है। कपालभाति क्रिया में आपको एक्सेलेशन करना है, लेने का कार्य अपने आप होगा। जैसे आप देखते हैं एक गेंद को फेंका आपने, गेंद गई, बाउंस होके अपने आप आई। आपका कार्य सिर्फ बॉल को फेंकने का था, बाउंस होना उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे ही पेट को धकेलना है, पेट अपने आप बाहर आएगा। तो कपालभाति का एक चरण और करके दिखा दीजिए मित्रों को। कमर सीधी, हमारे साधकगण तैयार हैं। स्टार्ट। पेट को धकेलना मात्र कपालभाति नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम गाड़ी चलाते हुए अक्सर देखा जाता है लोग पार्क में बैठे बैठे ध्यान कहीं और है। इट्स नॉट कपालभाति। आपको हर एक्सेलेशन साउंड को सुनिए। क्या उसका वेग बराबर है? क्या हर बार पेट एक जैसा अंदर जा रहा है? क्या आपका इनहेलेशन साउंड तो नहीं आ रहा? क्या कंधे तो नहीं टाइट हो गए? शुरुआत में 20 से 30 स्ट्रोक, धीरे धीरे 10 स्ट्रोक और बढ़ाएंगे, फिर 10-10 करते हुए आप 60 स्ट्रोक तक 1 मिनट तक इस प्रकार जाएंगे। एक्सेल एंड रिलैक्स। मौन, शांत। कपालभाति हमने कहा सिर्फ पेट धकेलना नहीं है। कपालभाति करने के बाद सिर वाले भाग में कैसा अनुभव हो रहा है? हल्कापन है या नहीं? प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या सिर में हल्कापन है या नहीं? क्या कुछ रेंगने जैसी अनुभूति है? क्या मनोस्थिति कुछ शांत हुई है? क्या विचारों का रथ कुछ देर के लिए रुका है? क्या शरीर में हल्केपन का अनुभव हुआ है? यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो आप कपालभाति का सही स्वरूप कर रहे थे और लाभ ले पा रहे हैं। और कहीं नकारात्मक जवाब मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पॉलिश करने की जरूरत है मित्रों। मन कहीं भाग रहा है तो कपालभाति सही तरीके से नहीं हुई है। ये शोधन है। शोधन के बाद आप तैयार हैं आगे के अभ्यासों के लिए। तो ये कपालभाति का प्रोसेस था। अगर कोई प्रश्न इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्राणायाम करने के लिए कुछ और तैयारी। प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार शुरू करना चाहिए? आपकी सांस लंबी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं प्रीति जी कि आप कपालभाति से सांस का अनुभव कर पा रहे हैं, परंतु प्राणायाम के लिए हमारी वेग पूर्वक सांस नहीं चाहिए। वहाँ सांस धीमी होनी चाहिए, सांस पर नियंत्रण होना चाहिए, लय होनी चाहिए। तो उसके लय के लिए हमारे अलग अलग भाग में सांस को अनुभव करना ज़रूरी है। यदि मैं आपसे कहूँ कि सामान्य सांस के आने जाने पर कौन सा भाग फैल रहा है, आप भी सभी अपने आप को टेस्ट करिए कि जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कौन सा भाग फैलता है, पेट वाला भाग या सीने का भाग? अगले 5-7 सेकंड तक अनुभव करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होना क्या चाहिए? आपके नाभि मंडल का फैलाव होना चाहिए। प्रश्न आता है कि नाभि कैसे फैलेगी? सांस तो फेफड़ों में आती है। जब सांस फेफड़ों में आएगी तो फेफड़ों का फैलाव होने के कारण यहाँ एक डायफ्राम है, एक झिल्ली है, वो नीचे जाएगी तो पेट की मांसपेशियाँ बाहर आएंगी। यहाँ एनाटॉमी पढ़ाने के लिए नहीं हम बताना चाह रहे हैं, परंतु छोटी सी बेसिक साइंस आनी चाहिए कि पेट किस तरीके से फूलता है सांस के आने पर। और जब सांस बाहर जाती है तो डायफ्राम ऊपर जाता है और फेफड़ों से कार्य
जो करने का अभ्यास है वो एक्सेलेशन के रूप में बाहर होती है। इनहेलेशन एक्सेलेशन का ये प्रोसेस है। अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें अलग अलग सेक्शन में सांस को लेने जा रहे हैं। पहला सेक्शन आता है एब्डोमिनल रीजन, जिसे हम डायफार्मिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। कुछ योग गुरु इसमें हाथों की स्थिति पेट पे इस प्रकार रखाते हैं। एक बार आंखें खोल लीजिए प्रीति, देखिए सांस लेने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे। कुछ योग गुरु इस प्रकार रखवाते हैं। तो अलग अलग अनुभूतियां हैं, कुछ ऐसे रखवाते हैं, हम सामान्यतः इस प्रकार रखवाते हैं। आपको यहाँ पे सांस लेने पर पेट को फुलाना है, जैसे बैलून फूलता है, गुब्बारा फूलता है, टायर फूलता है हवा भरने पर, इसी प्रकार सांस छोड़ने पर पेट को पूर्ण रूप से अंदर आने दीजिए। अगर संभव ना हो तो पहले एक बार पूरी तरह मुख से सांस छोड़िए, फूंक मारते हुए। आप दोनों जन फूंक मारते हुए सांस बाहर करिए, पूरा पेट पे चक गया। अब सांस भरते हुए पेट को पुश करिए अंदर से। इनहेल ओनली स्टमक रीजन, डोंट एक्सपेंड योर थोरेसिक, डोंट एक्सपेंड योर चेस्ट। एक्सेल, टेक इट इनसाइड। तो सांस लेते हुए आप पेट को फुलाएंगे, साथ साथ ये हिस्सा फैलेगा। सांस छोड़ेंगे। तो ये तैयारी है एब्डोमिनल रीजन को एक्सपेंशन रिलैक्सेशन की, आपके निचले लोब को एक्सपेंशन देने की। जितनी फेफड़ों की मांसपेशियां लचीली होंगी उतना आप सांस को ज़्यादा धारण करने के पात्र होंगे। अब वापस आ जाएं। दूसरा सेक्शन जो है वो है थोरेसिक ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल मसल्स ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो वहाँ ये हाथ रखवाने का तरीका कुछ इस प्रकार, ऐसे, यहाँ ये, यहाँ इस प्रकार, अलग अलग योग गुरुओं के द्वारा अलग तरीके से रखा जाता है। तो हम सामान्यतः रखवाते हैं हमारे सीने के मध्यम भाग से थोड़ा ऊपर, इस प्रकार रखेंगे। कोहनियों को नज़दीक करेंगे, थोड़ा सा हाथ और ऊपर, कोहनियाँ नज़दीक, कोहनियाँ शिथिल। आप देखते हैं जब आर्मी ट्रेनिंग के लिए हमारे कोई भी भाई बंधु जाते हैं, कोई भी बहन जाती हैं, जब उसके लिए सिलेक्शन होता है तो कहा जाता है छाती फुला के दिखाएं। उसी प्रकार मेजरमेंट होता है। तो यहाँ हमें वही कार्य करना है। सांस लेना है, सीने का फैलाव, यहाँ नाभि वाले भाग को बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है। तो सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सीने को ढीला छोड़ेंगे, पुनः सांस लीजिए, सीने का फैलाव। अगर हम यहाँ हाथ रख के दिखा रहे हैं, बाकी आप दोनों जन देखें किस प्रकार उन्होंने हाथ रखा हुआ है। जिस प्रकार प्रीति जी और अनमोल जी कर रहे हैं, आप उस प्रकार भी हाथ रख सकते हैं। जिस प्रकार हमने किया, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। सांस लेने पर सीने का फैलाव, सांस छोड़ते वक्त सीने को खाली करेंगे। तो ये था हमारा दूसरा स्वरूप। समय सीमा अनुमति नहीं दे रहा, वरना एक एक सांस के साथ बहने का अलग आनंद है। अगर आप एक सांस के साथ जुड़ गए तो आप बहुत भीतर की ओर जा सकते हैं। कहा जाता है, आया जब से देखना, करके बंद आंखों से, खुली आंखों से जो देखा वो अटपटा सा लगा। तो सांस हमें भीतर की यात्रा कराती है, आनंद की अनुभूति कराती। अब हाथों को वापस लें अनमोल जी। तीसरी सांस, तीसरा सेक्शन, वह सेक्शन है जिसका नाम सुन के हमें यकीन है आप भी अचंभित होंगे कि यहाँ कैसे सांस आ सकती है, जिसे कहा जाता है क्लेविकुलर ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग। दोनों कंधों में सांस का अनुभव पहले दिन में अनुभव हो जाए मित्रों, जरूरी नहीं है, कोशिश करनी है। तो हाथ रखने का एक सरल तरीका है, आप अपने कंधों की मांसपेशियों पर हाथ रखेंगे क्रॉस करके। कुछ योग गुरु इसको इस प्रकार रखवाते हैं, कुछ ऐसे रखवाते हैं। आपको सरल स्वरूप ऐसे रखना है और अपने, आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं यदि ऐसे संभव नहीं है बैठना, तीनों अभ्यासों को बैठ के कर सकते हैं। सांस लेना है, आंखें बंद कीजिए और कंधे के आसपास सांस का फैलाव, सांस जरूर फेफड़ों में आएगी, उसके कारण अपर लोब रीजन में एक्सपेंशन होगा। इसको अपर लोब ब्रीदिंग भी कहा जाता है। सांस कंधों में आ रही है, उंगलियों को मिलाइए अनमोल जी और कंधों पर प्रॉपर हाथ रखें। थोड़ा सा हाथ और ऊपर ले जाए प्रीति जी आप भी। सांस लीजिए, कंधों में फैलाव, सांस छोड़ते हुए कंधों का विश्राम का अनुभव। तो यह क्लेविकुलर ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग, अपर लोब ब्रीदिंग के नाम से भी जानी जाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। ये अलग अलग सेक्शन की सांस जो आप सीख रहे हैं, इसको यदि आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, रोज़ाना अभ्यास में लाते हैं, 20 से 25 सांस लगभग 3 से 4 दिन, एक सप्ताह तक, यकीन मानिए आपका फेफड़ों की कार्य क्षमता में बदलाव आएगा, आपके सोने के पैटर्न में बदलाव आएगा, आपके कई प्रकार के रोगों में अंतर आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि छोटी छोटी सी क्रियाएं कितना लाभकारी। तो सोचिए प्राणायाम कितना सशक्त होगा। वापस आ जाएं। और आपने अक्सर सुना होगा प्रीति जी, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि मेडिकल साइंस भी कहती है कि डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे लाभ हैं। पेट में या सीने में कहाँ लेनी चाहिए डीप ब्रीदिंग, उसके ऊपर बात करेंगे। रक्त का संचार बढ़ाता है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, मनोस्थिति को शांत करता है, नाना प्रकार के लाभ है। परंतु डीप ब्रीदिंग यदि मैं कहता हूँ अपने पेशेंट्स को, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग में
इसको फैला देते हैं। इट्स नॉट डीप ब्रीदिंग, इट्स अ थोरेसिक ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग जो आपने अभी सीखी है। डीप का अर्थ हुआ गहरा, योगिक डीप ब्रीदिंग, योगिक दीर्घ श्वास प्रश्वास, योगिक पूर्ण ब्रीदिंग अलग अलग नाम से जानी जाती। पूरा सांस भरना, जैसे पानी का कोई बर्तन भरा जाता है नीचे से ऊपर। कैसे भरना है? पहले पेट, फिर सीना और फिर कंधे तक। जैसे आप देखें, आप सुखासन में भी आ सकते हैं। हमने ये तीनों सांस जो सीखी है, इन तीनों को एक सूत्र में पिरोते हुए, एक धागे में पिरोते हुए, एक हाथ पेट पर, एक हाथ सीने पर, पूर्ण रूप से सांस को पहले बाहर करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस भरना शुरू करें। आंखें बंद कर लीजिए। पहले पेट को फैलाएं, फिर सीने को, फिर कंधे तक। बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा 2-3 सेकंड का पेट, फिर सीना, फिर कंधे तक, और खाली करते वक्त ऊपर से धीरे 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 खाली करते जाएं। अंत में पूर्ण रूप से पेट पिचकाएं, जिससे अगली श्वास अपने आप पेट से आरंभ हो। पेट का फैलाव, सीने का फैलाव और ऊपर तक। शरीर रूपी बर्तन को भरना है मित्रों, सांस रूपी पानी के माध्यम से। ये भाव रखते हुए यदि आप सांस को भरते हैं, पूर्वी मार्ग शरीर का भरेंगे, अनुभव करेंगे, कुछ एक श्वास में आपका मनोस्थिति शांत होगा। क्यों? चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेद। जितनी वायु तेज होगी उतना मन चंचल होगा, जितनी वायु धीमे होगी उतना मन शांत होगा। तो धीरे धीरे इस अभ्यास को विश्राम दें। ये आप हाथ रख के शुरुआत में करेंगे, बाद में बिना हाथ रखे आप सांस को कर सकते हैं। शुरुआत में आपकी डीप ब्रीदिंग 6-7 सेकंड तक इनहेलेशन और 6 से 7 सेकंड तक एक्सहेलेशन मिनिमम हो सकता है, और अच्छा करेंगे तो आप 1-1 मिनट तक जा सकते हैं, जिस प्रकार हम करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं ये चरण पूर्ण करने के बाद। जी, तो आपने देखा किस प्रकार हमने शोधन क्रिया करी, वात नीति, फिर उसके बाद कपालभाति, फिर सेक्शनल ब्रीदिंग को सीखा, एब्डोमिनल, चेस्ट, क्लेविकुलर और फिर डीप ब्रीदिंग। तो ये कुछ क्रियाएं हैं श्वास की, जिसके साथ आप तैयार होंगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। प्राणायाम, प्राणों का आयाम। तो पहले प्राण को समझना ज़रूरी था, अलग अलग भाग में सांस का अनुभव करना ज़रूरी था। तो ये आशा करते हैं आपने इस यात्रा को आनंद लिया होगा। और जैसा आपने भी बार बार दर्शकों को बताया है कि हमें सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि सांस लेने का सही तरीका क्या है, यानी प्राण और प्राणवायु जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका सही तरीका क्या है वो ललित जी ने हमें बताया है। और अब जब इसका अभ्यास आप लगातार करते रहेंगे तो हम प्राणायाम की तरफ अगले अंक में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो योग से होने वाले फायदे हैं, खासतौर से जो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं या टोटल हेल्थ की बात करते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसमें प्राणायाम काफी मददगार साबित बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो ललित जी अब अगले अंक में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और ये तमाम अभ्यास लगातार करते रहिए। नमस्कार। धन्यवाद।